हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज का मेरा क्लास है ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है बेटे। त्रिकोणमिति, हिंदी में त्रिकोणमिति, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। ये जो टॉपिक चल रही है त्रिकोणमिति की, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके टेंथ एंड 11th, ये दोनों क्लास तो एकदम मस्ट है, ठीक है। और इसके बाद चाहे आप एसएससी में बैठ रहे हों, कहीं भी बैठ रहे हों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां मैथ आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री सबके लिए है ये। और बिल्कुल एकदम बेस जीरो से बातें स्टार्ट होंगी हम लोगों की, ठीक है। अब देखें, यदि त्रिकोणमिति का स्टार्टिंग है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में देखें। लिखा हुआ त्रिकोणमिति, त्रिधनकोण धनमिति। त्रि मीन्स होता है 3, कोण मिति माने माप या आकृति। त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद किया, त्रिधनकोण धनमिति। त्रि मीन्स 3, कोण माने कोण और मिति माने माप भी होता है और आकृति भी होती है। अर्थात 3 कोणों की माप या 3 कोणों वाली आकृति, अर्थात त्रिभुज। यानी शब्द त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कहाँ से होती है? त्रिभुज से। शब्द त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कहाँ से होती है? त्रिभुज से। अब जब त्रिभुज आ गया कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कहाँ से होती है? त्रिभुज से होती है। और त्रिभुज क्या है? अब त्रिभुज के बारे में भी आप पिछले क्लासों में 6th 7th में पढ़े होंगे। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई अथवा बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष तथा 3 शीर्ष कोण होते हैं। त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर पढ़ाया जाता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज न्यून कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज और अधिक कोणीय त्रिभुज होते हैं। और एक त्रिभुज जिसमें कोण और भुजा दोनों को आधार बना करके दिया गया है परिभाषा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। ओके, यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई होगी। यदि त्रिकोणमिति स्टार्ट हो रही हो और त्रिभुज की बात ना हो तो समझो सब बेकार है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ही त्रिभुज से होती है। किससे होती है? त्रिभुज से। त्रिकोणमिति, त्रिधनकोण धनमिति, 3 कोण की माप
त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने माप, तीन कोणों की माप अर्थात त्रिभुज। या माप मिति माने आकृति भी होती है, तो तीन कोणों की वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। यानी शब्द त्रिकोणमिति का जन्म कहाँ से होता है? त्रिभुज से। त्रिभुज हम इसीलिए बताए कि 6-7 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 भुजा के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर। एक भुजा और कोण दोनों को आधार बना करके दिया जाता है बेटे, कुल मिला के 7। तो मुख्य रूप से आप कहीं भी पढ़ रहे होते हैं, आपको 3, 3, 6 जरूर बताए जाते हैं। लेकिन 6 में से किससे उत्पत्ति हुई? समकोण त्रिभुज से। किससे? समकोण त्रिभुज से। अब समकोण त्रिभुज क्या है आपको पता होगा। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग जानते होंगे, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? समकोण त्रिभुज से होती है। और किसी भी त्रिभुज में, जो भी त्रिभुज हैं, प्रत्येक त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 शीर्ष कोण होते हैं। आपको पढ़ाया जाता है, जब 6-7 में पढ़ाया गया होगा तो बताया जाता होगा कि त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष तथा 3 शीर्ष कोण होते हैं, चाहे कोई भी त्रिभुज हो। अब समकोण त्रिभुज की परिभाषा ही है वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण का मतलब क्या होता है? जब 2 भुजाओं के बीच का कोण समकोण हो। समकोण, एक समकोण का मतलब 90 अंश। यानी जब एक रेखा दूसरी रेखा पर क्या हो? लंब हो, तो इनके बीच जो कोण बनता है वो कोण 90 डिग्री का। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा पर दूसरी भुजा लंब होती है। देखिए यहीं पर ये दिख रहा है आपको 90 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल ये समकोण त्रिभुज है, इससे आप सहमत होंगे। जब एक पर दूसरा क्या हो? लंब हो। ऐसी 2 भुजाएं जिनके बीच 90 अंश का कोण बनता है, दोनों एक दूसरे पर लंब, इस पर ये लंब है या इस पर ये लंब है। जब 2 भुजाएं एक दूसरे पर लंब हो या 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो, तो उनके बीच का कोण एक समकोण होता है। एक समकोण मतलब 90 अंश। क्लियर है? तो प्रत्येक त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा, 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में भी 3 कोण, 3 भुजाएं, 3 शीर्ष। तो इनका नाम डाला ABC। एक त्रिभुज बनाया ABC। ठीक है, जिसमें 3 शीर्ष हैं ABC, और ये कोण ये है कोण A, एक कोण B है, एक कोण C है। और कोण B क्या दिख रहा है? 90 डिग्री का, 90 अंश। एक भुजा पर दूसरी भुजा लंब है, 90 अंश। तो आप यह भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है बेटा? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 180 अंश में से एक कोण अकेले क्या है? 90 है। तो 180 में से 90 अंश को आप घटा दो तो कितना आ जाएगा? 90 अंश। ठीक है, यानी देखो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, और इसमें से कोण B क्या है? 90 डिग्री दिख रहा है आपको। अब कोण A प्लस 90 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोण A प्लस कोण C। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोण A ये है और कोण C ये है। इन दोनों का योग क्या हो रहा है? 90 डिग्री। यानी कि कोण A भी 90 से छोटा होगा और कोण C भी 90 से छोटा होगा। होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 संख्याओं का योग 90 है तो दोनों संख्याएं 90 से क्या होंगी? छोटी होंगी, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो
ऐसी परिस्थिति में कोण ए और कोण सी दोनों 90 से छोटे होंगे, तो जो कोण 90 से छोटे होते हैं उसी को क्या कहते हैं बेटा? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो ये देखो दो कोण हैं, कोण ए और कोण सी, उसमें से एक कोण ये क्या हो गया? हमने मान लिया कि थीटा है, और ये कोण कैसे हैं? न्यून कोण हैं। देखिए यहाँ पर कोण ए और कोण सी दोनों न्यून कोण हैं, दोनों न्यून कोण होंगे। तो दोनों में से कोई एक न्यून कोण हम क्या करते हैं? ले लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको स्पष्ट हो गई होगी कि त्रिभुज, त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? त्रिभुज में हुई। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज से हुई। समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा जो शेष दोनों कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं। ओके, यहाँ तक। अब देखें, किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, चाहे त्रिभुज विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, या न्यून कोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, या अधिक कोण त्रिभुज हो। सभी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती हैं उनका नामकरण किया गया है बच्चों। क्या किया गया है? उनका नामकरण किया गया है। उनमें नामकरण में क्या है? लंब, कर्ण और आधार। समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती हैं उनमें से एक भुजा का नाम है कर्ण, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। दूसरी भुजा का नाम है लंब, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और तीसरी भुजा का नाम है आधार, आधार जिसे बेस कहते हैं। तीन भुजा, उनका नाम रखा गया। क्या रखा गया? कर्ण, लंब और आधार। कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर और आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। अब कौन सी भुजा कहाँ होती है? कौन सी भुजा कहाँ होती है, पहले यह जानना है। तो देखिए कौन सी भुजा कहाँ होती है, इसको जाने हम। इसको बगैर जाने हम त्रिकोणमिति बेहतर नहीं पढ़ सकते। जैसे ये समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर कोण थीटा, कोई ये दोनों न्यून कोण है, उसमें से एक न्यून कोण को थीटा मान लिया। 90 डिग्री, जहाँ कोण 90 डिग्री बन रहा हो उसके ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और दो न्यून कोण है, उनमें से जिस न्यून कोण को आप ले रहे हो, जिसके सापेक्ष आप काम करोगे, उसके ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और बची हुई तीसरी भुजा, तीन ही नाम है, कर्ण, लंब और आधार। तो यदि आपको दो की पहचान बता दी गई, 90 डिग्री, जहाँ 90 डिग्री बन रहा हो उसके ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जिस न्यून कोण को आप लेते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो बची हुई तीसरी भुजा अपने से क्या हो जाएगी बेटे? आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधार। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, स्पेलिंग कहीं देख लेना, थोड़ी मोड़ी मिस्टेक होगी तो। ठीक है, क्लियर है? लंब, कर्ण और आधार, कोई आपत्ति? नो। अब देखो 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण, और दो न्यून कोण होते हैं, उसमें से जिसको लिया उसके ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब।
और बची हुई तीसरी आधार। जैसे यही नाम फिर डालेंगे आपको समझाने के लिए, यहाँ 90 डिग्री ए बी सी। अब इस कोण को ले लेते हैं, इस न्यून कोण को हम थीटा लेते हैं, तो 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण यही AC रहेगा, यहाँ भी AC। अब इसको ले लिया तो ये लंब हो जाएगा, ये भी लंब हो गया, तब BC क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, क्लियर है। किसी भी परिस्थिति में जैसे यहां ले लें, $90 डिग्री ABC, तो ये कोण हो जाएगा AC, और इसमें ये कोण ले लें तो ये हो जाएगा AB लंब, तब ये क्या हो जाएगा, आधार। यदि यही इसी तरह से है ABC 90 डिग्री, तो ये कर्ण, और इस न्यून कोण को लिया तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, जैसे $90 डिग्री PQR, यहाँ ये कोण ले लेते हैं, ठीक है, थीटा, तो ये कर्ण हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। इतने पिक्चर मैंने बनाया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि लंब, कर्ण और आधार आप पहचान लोगे। ऐसा मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्या करोगे, पहचान लोगे लंब कहाँ है, कर्ण कहाँ है, आधार कहाँ है। ठीक है, यदि लंब, कर्ण और आधार की पहचान आपको हो गई, और समकोण त्रिभुज में समकोण क्या है, समकोण किसे कहते हैं पता है, कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण के ठीक सामने कर्ण होता है। एक बात और देखें कि जब ये हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोण, न्यून कोण चेंज कर रहे हैं। यहाँ ये कोण लिया, एकदम सेम फिगर इसीलिए बनाया है, ठीक है। इस कोण को लिया तो ये लंब और ये आधार, जब ये वाला ले लिया, इसको ले लिया तो ये लंब, ये आधार, कर्ण अपरिवर्तित है। यानी कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण को बदलने पर, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण को बदलने पर लंब और आधार परस्पर क्या होते हैं, बदल जाते हैं। देखो चेंज हो गया, यहाँ लंब था, ये आधार था, जो लंब था वो आधार बन गया, जो लंब था वो आधार बन गया, जो आधार था वो लंब बन गया। तो जब हम न्यून कोण को बदल देते हैं तो लंब और आधार परस्पर क्या होते हैं बेटे, बदल जाते हैं। इतना तो याद रख लेना कि जैसे ही न्यून कोण को बदलते हैं, लंब और आधार परस्पर बदल जाते हैं, और कर्ण सदैव अपरिवर्तित रहता है। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? क्योंकि आपको सबसे पहला काम पहचानना होगा त्रिभुज समकोण है कि नहीं। समकोण में जो कोण दिया है उसके ठीक सामने वाली भुजा को, समकोण त्रिभुज में जिस न्यून कोण को ले रहा है, क्योंकि हमेशा इसमें जो काम होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात होगी, तो वो किसके सापेक्ष होगी, न्यून कोण के सापेक्ष। समकोण त्रिभुज में समकोण को हटाने के बाद शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, उन्हीं में से किसी एक के सापेक्ष हम बात करते हैं, ठीक है। अब लंब, कर्ण और आधार खूब अच्छे से हम समझ रहे होंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर परिस्थिति के लिए ये फिगर बनाया गया है, और आप लंब, कर्ण, आधार पहचान लें अच्छे से।
ठीक है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, क्योंकि अब इसे फिर हम थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड साफ करेंगे। चलिए, ठीक है बेटे। अब देखो, इसमें से आपको तो बात समझ में आ गई होगी कि समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण जो 90 से छोटे होते हैं। आप समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजा हैं उनका नामकरण किया गया 90 के ठीक सामने कर्ण, और जिस न्यून कोण को लेते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा को लंब, और बची हुई तीसरी भुजा आधार। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। अब देखो, हम लोग बात करेंगे, आपको बताया जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बताया जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमिति क्या है? इससे हम क्या जानते हैं? किसी समकोण त्रिभुज का कोई एक भुजा और एक कोण ज्ञात हो तो अन्य भुजाओं को हम एकदम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा आप लास्ट क्लास में, जैसे 7th 8th में आप पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय है, क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होते हैं। यह पाइथागोरस का प्रमेय है। क्या? समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यही है जो आप अप्लाई करते हो, फार्मूला कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय का मैथमेटिकल फॉर्म है, गणितीय रूप है। क्या? जो आप इसको लिखते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। इसी से काम आगे बनता है। अब ज्योमेट्री में जब हम इसको जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है, तो यहाँ से हमको कोई दो कर्ण और लंब पता है तो हम आधार निकाल लेते हैं, आधार और लंब पता है कर्ण निकाल लेते हैं, आधार और कर्ण पता है लंब निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस त्रिकोणमिति की सहायता से केवल एक भुजा, समकोण त्रिभुज का केवल एक भुजा और कोई एक न्यून कोण ज्ञात हो तो हम किसी भी भुजा का मान और किसी भी कोण का मान निकाल सकते हैं। एक न्यून कोण पता है, ये 90 है, ये है, इन दोनों का योग 90 है। एक कोण पता हो जाए तो 90 में से घटा देंगे, ये पता हो जाएगा। और किसी भुजा को ज्ञात करने के लिए, जैसे एक भुजा ये पता है, कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण और आधार का संबंध काश से काश लगा के निकाल लेंगे। लंब और कर्ण का संबंध, आधार पता है, लंब निकालना है तो tan से निकल जाएगा, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कहाँ चलेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो।
त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी न्यून कोण के सापेक्ष, देखिए ये साइन और थीटा, यदि इसके साथ थीटा ना हो तो साइन का कोई मतलब नहीं। यदि आप जैसे साइन कॉस पूरा होता है साइन, लेकिन शॉर्ट में SIN लिखा जाता है, ये कोसाइन होता है, COSINE कोसाइन, टैंजेंट साइन कोसाइन टैंजेंट, तो इसको संक्षेप में क्या लिखते हैं? केवल साइन। इसको क्या लिखते हैं? केवल कॉस। इसको क्या लिखते हैं? केवल टैन, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए दो भुजाओं का अनुपात है A बटे B, मतलब A संबंधी B। तो देखिए यहाँ से मैंने शुरू में बताया त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? तो बताया समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण ये थीटा है, न्यून कोण साइन थीटा क्या है? लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा है। आधार और कर्ण का अनुपात कॉस थीटा है। लंब और आधार का अनुपात टैन थीटा है। ठीक है, अब मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? सिर्फ 3। कितने होते हैं? सिर्फ 3। मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। कॉट थीटा का व्युत्क्रम, टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा, क्या हो जाएगा? टैन का व्युत्क्रम कॉट थीटा, तो ये आधार बटे लंब, सेक थीटा, ये क्या है? कॉस थीटा का व्युत्क्रम है। तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। फिर कोसेक थीटा, कोसेक क्या है? साइन का व्युत्क्रम है। तो लंब बटे कर्ण है, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं। 3 इन तीनों के व्युत्क्रम होते हैं। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या क्या होती है? 6 होती है। कितनी? 6 होती है। लेकिन मुख्य रूप से कौन है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और 3 इनके व्युत्क्रम। साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम कौन है? सेक थीटा। और टैन थीटा का व्युत्क्रम कौन है? कॉट थीटा। क्लियर है? यदि साइन याद है, रटना भी नहीं है, एकदम रटोगे तो कमल सर के साथ मत पढ़ो, और कमल सर के साथ पढ़ना है तो रटना बिल्कुल मना है। ठीक है कि नहीं है? केवल ध्यान से समझो, साइन लंब और कर्ण का अनुपात। एक बात ध्यान देना, कई बार लोग इस तरह से पढ़ देते हैं, साइन
साइन बराबर लंब बटे कर्ण, ना गलत है। साइन थीटा, साइन का कोई मीनिंग नहीं है, ये अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में भी इसका कोई मतलब नहीं होता। और जैसे ही इसका मतलब यहाँ कोण थीटा लग जाता है, जैसे ही यहाँ कोण थीटा लगा, अब ये अर्थ देगा समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का अनुपात होगा। क्या होगा? साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात होगा। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी ना कि साइन थीटा, साइन और थीटा को अलग नहीं कर सकते आप। क्या कर सकते हो? साइन और थीटा को अलग नहीं कर सकते। जैसे लिखा है साइन थीटा, इसका मतलब कभी यह ना समझें साइन गुणे थीटा, ये गलत है। ठीक है, साइन थीटा पूरा एक ही में है। क्लियर है कि नहीं है? इसको साइन थीटा को कभी नहीं साइन गुणे थीटा लिखा जा सकता। ओके, अब देखो, जैसे यहां पर लिखा जाए साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा का स्क्वायर। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो इसको साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये गलत है, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, समझा कि नहीं? ये गलत है। और साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सही है। और साइन थीटा हो तो इसको साइन गुणे थीटा लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, ये साइन थीटा एक ही में होगा। क्लियर? कोई आपत्ति किसी को? यदि हो तो अपनी आपत्ति दर्ज कराओ। यदि आपको इसमें कहीं कोई आपत्ति होगा तो आप परेशान न करना, कमेंट सेक्शन में देना, उत्तर मिलेगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखो, आपको लंब, कर्ण और आधार, और मुख्य रूप से यही तीन याद हो। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, टैन थीटा का व्युत्क्रम। क्लियर? अब देखो, यहां पर आप देख सकते हो साइन थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, सेक थीटा का व्युत्क्रम कॉस थीटा, टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा, कॉट थीटा का व्युत्क्रम टैन थीटा। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई आपत्ति हो तो बोले। ओके भाई, तो इतनी बात जितना मैंने आपको बताई है, इतनी बात तैयार रखेंगे और लंब, कर्ण और आधार बिल्कुल एकदम तैयार रखेंगे कि यही लंब है, यही कर्ण है, यही आधार है। ठीक है, तो बस मजा आ जाएगा। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ लगा हुआ कोण थीटा क्या है? आपसे कोई पूछ सकता है कि यहाँ पर जो ये थीटा लिखा गया है ये क्या है, इसका निवास स्थान कहाँ है, मतलब ये कहाँ रहता है, ये कहाँ होता है?
तो देखो बेटे अब ये थीटा क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ लगा हुआ कोण थीटा समकोण त्रिभुज में आधार और कोण के बीच स्थित एक न्यून कोण है। थीटा क्या है तो क्या बताओगे? एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण है। अब पूछा जाए ये कहाँ स्थित होता है तो बताओगे कोण और आधार के बीच होता है। जिन दो भुजाओं के बीच में यह कोण होता है उसमें से एक भुजा कर्ण होती है, एक भुजा आधार होती है। ठीक है, आधार और कोण के बीच स्थित होता है। थीटा क्या है? थीटा समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण है। कहाँ स्थित होता है? आधार और कोण के बीच होता है। ठीक है, कभी ये गलती मत करना कि इनके बीच में कूड़ा समझना। ठीक है, अब नेक्स्ट आज मैं यही क्लास को समाप्त करता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, मज़ा आया? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करें। दोस्तों को बिल्कुल बताएं कि देखो भाई एकदम जीरो से हीरो। यदि आप यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, तो जीवन में ऐसी त्रिकोणमिति आप नहीं पढ़े होंगे और 100% गारंटी है बिना कुछ रटे सब कुछ आपको आएगा। चाहे आप किसी भी एसएससी, रेलवे कहीं भी बैठे हों, त्रिकोणमिति के सारे प्रश्न को धुआं धुआं की तरह उड़ा देंगे। बशर्ते जितना काम कह रहा हूँ उतना करते रहें। ओके, एक एक चीज़ बताई जाएगी। कहीं आपको इसमें कुछ दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स करिएगा, उसका भी उत्तर दिया जाएगा। ओके, आज मैं अपना क्लास यही क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।